हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ईपीएफओ एसएससी स्टूडेंट को तो सॉल्व भी करना है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको सॉल्व करना। जीके कुछ अलग नहीं हो जाती है, वही सेम रहता है, ठीक है। और इस वीडियो में एंड में आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरकोटदा की जगह सुतकोटड़ा भी आ सकता है। का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगर गुजरात में जिला पूछ ले तो कच्छ में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस स्थल से है ना जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके विस्तार के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और आपको पता है एक लोथल भी है जो भी गुजरात में है। तो लोथल और सुतकोटड़ा ये दोनों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। आया समझ में? तो मेरे को लगा कुछ छोटा सा जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दे दूं। सेकंड क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ये क्वेश्चन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एसएससी में भी पूछा जाता है, अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसको तो आप एस्ट्रिक मार्क लगा लो। तो इसका आंसर है जहांगीर। टोटल ये है कि जहांगीर के दरबार में आए थे कौन? थॉमस रो, ठीक है। समझ गए? चले नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? कौन सी लिखी गई है ये आपसे पूछा है इसमें। तो आप ये देखो, द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। अब आप सोचोगे जब ये लिखी गई है तो बाकी का भी बता दो किसके साथ, किसके द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। बुक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जाके देख लेना, ये वाली बुक करवा रखी है मैंने, ठीक है। उसके अलावा है आनंद मठ। आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस हो ही गया। अनहैप्पी इंडिया ये लिख रखा है लाला लाजपत राय ने, ठीक है। हो गया, चारों बुक मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन से आपकी 4 बुक कंप्लीट हो चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था? क्या था पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य? तो था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी, ये आपको पता होगा। और ये ऐतिहासिक संधि हुई है, ठीक है। आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्यों हुआ था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोने के लिए। कभी कभी पुरंदर की संधि का आपसे ये सन पूछ लिया जाता है, 1665, याद रखना इस सन को आप। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखो ये अनुसूचियां दी हुई है और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, बिल्कुल है। दूसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप है क्या? दूसरी में शपथ प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, बिल्कुल सही। 10वीं में दल बदल, बिल्कुल सही। दूसरी गलत है। दूसरी अनुसूची में आपके वेतन हैं, शपथ तो तीसरी अनुसूची में। चलो पहली अनुसूची में क्या है मैं आपको बताऊं पहले। पहली अनुसूची में है जितने भी राज्य है ना उनके बारे में बताया है। दूसरी में वेतन है, और दूसरी में वेतन है, तीसरी में है शपथ, ठीक है। ये याद रखना। 10वीं में दल बदल। सूचियों को याद करने के लिए ट्रिक है मेरे पास, मैं वो आपको या तो अलग से वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। अभी आप इसमें 4 अनुसूचियां याद हो चुकी है। 8वीं भाषा, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, 10वीं दल बदल, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 23 इसका आंसर है। मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम, आर्टिकल 23। आर्टिकल 5 क्या है? नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। और आर्टिकल 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत,
या अल्पीकरण, ठीक है। और आर्टिकल 25 क्या है? 25 अंतःकरण की ओर धर्म, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचार व प्रचार करने, मतलब धर्म का आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 4 आर्टिकल याद करवा दी मैंने इसमें आपको। 23 क्या है? क्या है 23? मानव की तस्करी बलात्श्रम है, ठीक है। और 24 है ना, वो भी शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? किसकी नहीं करते? स्थानीय निकाय की नहीं करते, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितनी भी कंपनियां हैं उसके लेखाओं का तो परीक्षण करता है, लेकिन स्थानीय निकाय का के व्यय का परीक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्ज़ाम में अभी 1 मंथ है, आप मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको बिल्कुल अलग नहीं लगेगा पेपर में। कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है? राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, होता है। चलो, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, गलत, ठीक है, जवाबदेह नहीं होता है। आपको पता है कार्यपालिका का नेतृत्व राष्ट्रपति करता है, पता है ना आपको ये बात? तो अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है, शासन प्रणाली, क्या होती है? देखो मैं बताती हूँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? ये सरकार की वो प्रणाली होती है जहाँ पे कार्यपालिका का नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है, और राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। इसका चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान का लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? चूंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पे है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखो ऐसे याद रखो, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, सनराइजिंग क्यों बोला है? क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले होता है और वो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है। इजी है याद करना, कुछ भी नहीं करना है आपको। जापान कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये क्या है? 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। जापान के बारे में मैंने आपको बात बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध में? कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। थार कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ठीक है। मुझे बताओ टकला मकान कहाँ पर है? कहाँ पर है टकला मकान? चीन में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका पहले मैं आंसर बताती हूँ, फिर बाकी को भी हम सॉल्व करेंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम जलमार्ग, ये सुमेलित है। जो फर्स्ट है, जलमार्ग फर्स्ट है, ये आपका दुबिया से सदिया नहीं है, हल्दिया से प्रयागराज है। हल्दिया से प्रयागराज 1620, ठीक है, लंबाई है इसकी 1620। हल्दिया से प्रयागराज नेशनल वाटरवे फर्स्ट। और जो नेशनल वाटरवे थर्ड है वो तो बिल्कुल सही है, कोट्टापुरम से कोल्लम। और नेशनल वाटरवे सेकंड ये यहाँ नहीं है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी दुबरी से सदिया, ये है नेशनल वाटरवे थर्ड, ठीक है, दुबरी से
सॉरी सेकंड, थर्ड तो मैंने बता दिया ना, सॉरी माय मिस्टेक। सेकंड है दुबरी से सदिया, सेकंड, ठीक है। और हल्दिया से प्रयागराज फर्स्ट, दुबरी से सदिया सेकंड, कोट्टापुरम से कोलम थर्ड, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा है मुझे बताओ। फर्स्ट की आपको लंबाई है 1620, सेकंड की 891, थर्ड की है 14 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो फोर्थ है इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर, ठीक है। चले नेक्स्ट की तरफ। डंकन पास इनमें से किसके बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है डंकन पास? उत्तरी अंडमान से मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, कहाँ है? इनमें नहीं है। तो फिर दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान, ठीक है। डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच है। आया समझ में? देखो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। आया समझ में? अंडमान छोटा अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान में विभाजित है। किस किस में? अंडमान छोटा और दक्षिणी। और डंकन पास इन दोनों के बीच में है। इजी है। मांग का नियम इस अवधारणा पर आधारित है कि लोग डैश, आपको अब आगे बताना है कि लोग माल की कीमत घटने के साथ माल की खरीदी अधिक करें। माल की कीमत घट रही है तो उसकी खरीदी अधिक करें, ये मांग का नियम है। क्या है मांग का नियम? माल की कीमत घटने के साथ माल की खरीदी अधिक करें। इकोनॉमिक्स से इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा कीमत पर? संतुलन मूल्य घट जाएगा। जब मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि, उसका संतुलन कीमत पर क्या हो गया? मूल्य घट जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा तो लग रहा है ना सेशन? सही है ना? चलो सॉल्व करते रहो। देखो अभी आपके पास बहुत टाइम है। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कौन सी स्थिति होती है मुद्रास्फीति में? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कल परसों जो भी मॉक टेस्ट लिया था उसमें भी करवाए थे। तो मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है हमको। क्या होता है सही क्रम? दीर्घ रेडियो तरंगें, सबसे पहले दीर्घ रेडियो तरंगें आएगी। कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी दीर्घ रेडियो तरंगें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलो दीर्घ रेडियो तरंगों के बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा सूक्ष्म तरंग, फिर दृश्य प्रकाश, फिर एक्सरे। दीर्घ सूक्ष्म दृश्य एक्सरे, दीर्घ सूक्ष्म दृश्य एक्सरे। दीर्घ की कितनी आवृत्ति होती है? 10⁶ से 10⁴। दृश्य दीर्घ की 10⁶ से 10⁴ होती है। सूक्ष्म की कितनी होती है? 10⁻10 से 10⁸ ठीक है। दृश्य की 10⁻14 से 10⁻12। एक्सरे की कितनी होती है? 10⁻18 से 10⁻16, ठीक है। एक्सरे के बाद एक और आती है गामा, ठीक है। तो दीर्घ सूक्ष्म दृश्य एक्सरे, दीर्घ सूक्ष्म दृश्य एक्सरे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रासायनिक मौजूद होता है? कौन सा मौजूद होता है? ये क्वेश्चन तो सबको याद होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, सोडा ऐश, सोडा क्रिस्टल के रूप में जानते हैं। जानते हो ना सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाएगा तो क्या बोलोगे? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, धावन सोडा, ठीक है। ये जल में घुलनशील लवण है और प्रकृति क्या है इसकी? क्षारीय है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर याद हो गया होगा आप लोगों को भी। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। हद इजी क्वेश्चन है। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है।
ठीक है। देखो, जो आयोडीन होता है ना, वो शरीर और मस्तिष्क दोनों के सही वृद्धि, विकास, संचालन के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। घेंगा रोग याद कर लेना, आता है क्वेश्चन। ठीक है। अब जो आयोडीन युक्त नमक होता है ना, उसका हम यूज़ करते हैं ना, तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है उसका यूज़। ठीक है। ये जो सामान्य नमक है ना, वो ही होता है, इसमें थोड़ी सी आयोडीन मिला दी जाती है जी। ठीक है। और इसका जो स्वाद है और रंग है, उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता इसमें। ठीक है। और ये क्या करती है? थायराइड ग्रंथि को सुचारू संचालन में मदद करता है। हो गया आपका आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? किस कारण विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, आया समझ में? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन। चलो, अंतःश्वसन के समय पसलियां, क्या होता है अंतःश्वसन के समय? पसलियां ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, मूव अपवर्ड, अंतःश्वसन के टाइम ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मार्बल कैंसर क्या है? व्हाट इज मार्बल कैंसर? क्या है मार्बल कैंसर? अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण, यह है मार्बल कैंसर। वर्षा जल का पीएच कितना होता है? वर्षा जल का पीएच होता है 5.6 से कम। वर्षा जल का पीएच। मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? जैविक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, उसमें शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। चलो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है पता है आप लोगों को? जो भौगोलिक इकाई होती है ना, उसमें निवास करने वाले जो भी जीव हैं और उस इकाई के पर्यावरण के अंतर संबंधों का जो समयबद्ध और क्रमबद्ध अध्ययन है, वो ही पारिस्थितिकी तंत्र है। और पारिस्थितिकी तंत्र में निर्माण में है जैविक और अजैविक दोनों घटक। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? कौन सा है गोवा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। इंटरव्यू द्वीप, ये कहाँ पर है? इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में। ठीक है। डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटका में। डंडेली कर्नाटका। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। ठीक है। और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस में है? गोवा में। मैंने क्या बोला था आपसे कल? वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी या फिर आपके राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो गए, वो भी आपको करने हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 2 साल का होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो राज्य से संबंधित है। माहुरी किस राज्य से संबंधित है? माहुरी ओडिशा। माहुरी एक क्या है? वाद्य यंत्र है जो ओडिशा राज्य से संबंधित है। और ओडिशा के जो लोक थिएटर है ना, उसमें प्रमुख रूप से पाया जाएगा आपको। ठीक है। चले नेक्स्ट की तरफ। फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण था ना, उसके विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया था। तो यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन वडोदरा, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय। चलो, फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया? कौन सा बन गया था बताओ? केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 129 नंबर की जयंती मनाई गई थी सत्येंद्र नाथ बोस की।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ही अटक जाते हो। अब मैं बता दूं, ये कहाँ थे? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, सत्येंद्रनाथ बोस का, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? इनका कार्यक्षेत्र सैद्धांतिक भौतिकी से, ठीक है। और जो क्वांटम यांत्रिकी थी और क्वांटम सांख्यिकी थी, इसके विषय में इन्होंने योगदान दिया था। और आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित की थी। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1954 में। बहुत सारी बातें बता दी मैंने इसमें। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 129 नंबर की इनकी जयंती मनाई थी। 2 क्वेश्चन और हैं। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? किस देश ने अपनाया यूरो मुद्रा को? क्रोएशिया ने, ठीक है, यूरो मुद्रा को अपनाया है। इससे पूर्व क्रोएशिया की मुद्रा क्या थी? कूना थी। क्या थी? कूना, ठीक है। यूरो मुद्रा अभी किसने अपनाई है? क्रोएशिया ने। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसके में किया था? ब्राज़ील लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? जेयर बोल्सोनारो इससे पहले थे, ओके। अभी कौन है? लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील। कैसा लगा सेशन? लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाऊंगी। और हाँ, जिसने मेरे मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं प्रीवियस, देख लेना। और आपके लिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको देती हूँ, अब बताऊँगी मैं आप लोगों के लिए। इस संडे को मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें सारा स्टैटिक कवर करवा दूँगी। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? सारा स्टैटिक एक ही वीडियो में हो जाएगा। संडे को आपको वो मिल जाएगी। बस आप लोगों को उस वीडियो को देखकर अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और वो वीडियो स्टैटिक जीके की ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके की टेंशन मत करो, मैं उसमें सारा कवर करवा दूंगी आपको। और अगर एक वीडियो में कवर नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, 2 वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के लिए मैं जो भी लेके आऊँगी उसको अच्छे से पढ़ लेना। आप लोगों के पेपर में उससे क्वेश्चन इजीली बैठ जाएगा। ये आपके लिए न्यूज़ थी संडे को, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कल भी नया मॉक टेस्ट लेके आऊँगी मैं आपके लिए। अब किसका लाना है? जीके का लाना है, मैथ्स का लाना है, इंग्लिश का लाना है, कंप्यूटर का? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।